तो आज फिजिक्स का एक नया चैप्टर जिसका नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। क्लास 11th के फिजिक्स का देखा जाए तो ये पहला ही चैप्टर है। अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ा है उसमें गिनती की का एक चैप्टर पढ़ा है, यूनिट एंड डायमेंशन। तो चैप्टर तो है नहीं, वो मजाक मजाक में चैप्टर में रख लिया गया है एज ए चैप्टर में, नहीं है फर्स्ट चैप्टर पहले जीरो चैप्टर, तो जीरो चैप्टर है। मेन आपकी पढ़ाई जो वो कहां से स्टार्ट होती है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन से। पर ठीक है, उससे पहले हमने दो चैप्टर एक्चुअली कंप्लीट किया। पहला नाम था यूनिट एंड डायमेंशन और दूसरा एक और हमने पढ़ा है मैथमेटिकल टूल। और जो मैथमेटिकल टूल मुझे लगता है शायद 12 या 13 लेक्चर या शायद 14 लेक्चर में मैंने पूरा आपको पढ़ाया है। तो अगर कोई नहीं उसको पढ़ा है तो पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जाइए जाके पहले मैथमेटिकल टूल पढ़िए, क्योंकि फिजिक्स पढ़ने के लिए पहले मैथमेटिकल टूल का पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर मैथमेटिकल टूल आपका नहीं कंप्लीट हुआ है तो आगे आप जो भी पढ़िएगा उसमें आपको थोड़ा ना थोड़ा दिक्कत होगा ही होगा। ठीक है, अब जो चैप्टर का नाम आप देख रहे हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ये कोई पहली बार आप नहीं पढ़ रहे हैं, ये ऑलरेडी आप एक बार पढ़ चुके हैं। कौन सी क्लास में पढ़े थे? क्लास 9th में आपने इसको ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। मोशन नाम का चैप्टर था, या क्या चैप्टर का नाम पढ़े थे उस टाइम पे, याद है कुछ? लेंथ एंड मोशन, रेस्ट एंड मोशन, हाँ ऐसा कुछ चैप्टर था, रेस्ट एंड मोशन। खैर, या मोशन ही चैप्टर का नाम था। खैर, अब हम लोग बड़े हो गए हैं तो अब थोड़ा उसको और अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। और देखिए ध्यान देकर कि ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है ये एक्चुअली हम लोग कहां पढ़ते हैं, ये एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मैकेनिक्स कहते हैं। ब्रांच ऑफ फिजिक्स है, उसको क्या कहते हैं, मैकेनिक्स। ध्यान से सुनिए, पहले लिखवाऊंगा उस टाइम लिखिएगा, अभी बस ध्यान दीजिए। मैकेनिक्स जो है, जैसे पूरे आप क्लास 11th को देखिएगा तो हम लोगों को इस साल में एक पूरा का पूरा मैकेनिक्स पढ़ना है, उसका प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल पढ़ना और वेव्स एंड ऑसिलेशन पढ़ना है। कुल 3 यूनिट इस साल पढ़ना है। और पूरा क्लास 12th जो है, यानी पूरा जो क्लास 11th एंड 12th है, अगर ढंग तरीके से देखिएगा तो ये आपके टोटल 7 यूनिट्स में डिवाइडेड है। पूरा क्लास 11th और 12th कितने यूनिट्स में डिवाइडेड है? 7 यूनिट्स। उसमें पहला यूनिट जो है दैट इज मैकेनिक्स, पहला यूनिट जो है दैट इज मैकेनिक्स। जो हमारा दूसरा यूनिट है उसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर या मटेरियल, ये सेकेंड यूनिट आता है। थर्ड यूनिट आता है वेव्स एंड ऑसिलेशन, वेव्स एंड ऑसिलेशन, OS, ऑसिलेशन का क्या होगा, OSCI नो, ऑसिलेशन। तो ये कुल मिलाकर 3 ऐसे यूनिट हैं जो आपको किस साल पढ़ना है, ये आप 11th में पढ़ते हैं। और रिमेनिंग जो 4 यूनिट है दैट इज यूनिट नंबर 4 जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी, यूनिट नंबर 5 जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिज्म, यूनिट नंबर 6 जिसको हम कहते हैं ऑप्टिक्स, और यूनिट नंबर 7 जिसको हम कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स। ये जो बाकी के 4 यूनिट हैं, ये 4 यूनिट आप किस में पढ़ते हैं, क्लास 12th में पढ़ते हैं। तो कुल मिला के आपको कितना यूनिट पढ़ना है? कुल मिला के आपको 7 यूनिट पढ़ना होता है, दोनों क्लासेस मिलाकर। उसमें जो पहला यूनिट है उसका नाम क्या है, मैकेनिक्स है। द फर्स्ट यूनिट विच यू शुड रीड या विच यू विल रीड इज मैकेनिक्स। पहला यूनिट आप मैकेनिक्स पढ़ते हैं। तो इसमें इस साल 3 ही पढ़ना है और अगले साल 4 पढ़ना है। उसमें पहला हम लोग जो यूनिट है उसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है मैकेनिक्स। अब ये मैकेनिक्स क्या है, तो सबसे पहले हमें समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज मैकेनिक्स। बोले दिस इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी या डायनेमिक्स ऑफ द बॉडी। कोई भी चीज जो इससे मूवमेंट के साथ जुड़ा हुआ है उसकी जो पूरी पढ़ाई है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिक्स बोलते हैं। तो आप लिखिए मैकेनिक्स का परिभाषा, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विथ द मोशन ऑफ द बॉडी, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विथ द motion of the body, the branch of physics that deal with the study of
motion of the body and the equilibrium of the object under many forces equilibrium of the body under many forces is called mechanics. अब देखिए एक बात यहां पर समझने वाली है, वो क्या है उसको थोड़ा ध्यान से देखें। अगर ये मैं कह रहा हूं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर मैं कह रहा हूं कि ये कोई भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जो किसी भी सरफेस पर ऐसे पड़ा हुआ है, ये कोई ऑब्जेक्ट है जो सरफेस पर इस तरह से पड़ा हुआ है। अब आप इसके ऊपर फोर्स लगाइएगा, आप इसके ऊपर क्या अप्लाई कीजिएगा, फोर्स अप्लाई कीजिएगा, तो ये बॉडी मूव करेगा, यहां से कहीं तक भी XYZ डिस्टेंस तक ये मूव कर गया। अब ये दो ही चीजें हो सकती है, जब आप इस बॉडी पर फोर्स लगाइएगा या तो ये मूव करेगा, और इसका एक सेकंड केस ये हो सकता है कि आपने इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया और ये बॉडी जस का तस जहां रखा था वहीं रखा हुआ है। ऐसा तब होगा जब दोनों तरफ से आप इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा दीजिएगा। फोर्स आपने अप्लाई किया, पर फोर्स कैसा था, इक्वल एंड अपोजिट था, जिसकी वजह से इसके अंदर कोई मोशन आपको दिखाई नहीं दिया। वेरएज यहां पर वो ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर आपने फोर्स लगाया और ये मूव करने लग गया। तो अगर ये मूव कर रहा है, इसका मतलब पॉइंट नंबर 1 दैट इज मोशन ऑफ द बॉडी, जो हमने उसके पहले डेफिनेशन के फर्स्ट पार्ट में लिखा है। और ये पॉइंट नंबर 2 जो कहता है कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है, पॉइंट नंबर 2 कह रहा है कि बॉडी किसमें है, इक्विलिब्रियम में है। और इक्विलिब्रियम में बॉडी कब रहती है, जब उसके ऊपर नेट राइट साइड का फोर्स या नेट लेफ्ट साइड का फोर्स दोनों आपस में क्या हो जाए, बैलेंस्ड हो जाए, जिसको आपने क्लास 9th में बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स के नाम से पढ़ा था। जो चैप्टर था आपका फोर्स वाला, उसमें हमने बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स के नाम से इसको पढ़ा हुआ था। तो यहां पर बॉडी इक्विलिब्रियम है। इन दोनों की पढ़ाई, चाहे बॉडी मोशन में है या बॉडी रुका हुआ है, जिस भी कारण से उसको चलाया जाए या रुका हुआ रह जाए, उसकी पूरी पढ़ाई को आप क्या कहते हैं, मैकेनिक्स कहते हैं। उसी की पूरी पढ़ाई को आप क्या कहते हैं, मैकेनिक्स कहते हैं। एक एकदम क्लियर है मैकेनिक्स क्या है। मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी और इक्विलिब्रियम ऑफ अ पर्टिकुलर बॉडी अंडर मेनी फोर्सेस इज नोन एज मैकेनिक्स। क्लियर। अब देखिए जो मैकेनिक्स है, अब ये जो हमारा मैकेनिक्स है, ये मुख्यतः 3 पार्ट में डिवाइडेड है। ये जो आपका मैकेनिक्स शब्द है, इसके ब्रांचेस देखिए, ये जो मैकेनिक्स है इसके 3 ब्रांचेस हैं। एक है स्टैटिक, ऐसा नहीं, एक्चुअली इसका 2 ही ब्रांच होगा, एक है स्टैटिक और दूसरा है डायनामिक्स। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। अब ये जो स्टैटिक पार्ट है, ये स्टैटिक पार्ट का तो सीधा सीधा मतलब होता है बॉडी किस पर रखा है, बॉडी इज एट रेस्ट। बॉडी किस पर है, रेस्ट पर है। बॉडी रेस्ट पर 2 ही कंडीशन में रहती है। पहला, या तो उसके ऊपर कोई फोर्स ना अप्लाई हो, दूसरा अगर फोर्स अप्लाइड है तो इक्वल एंड बैलेंस्ड फोर्स अप्लाइड है। बॉडी रेस्ट पर 2 ही कंडीशन में रह सकती है, या तो वो बिल्कुल ही उस पर फोर्स ही नहीं लगाया गया है, और अगर नहीं लगाया गया है, और या अगर लगाया गया है तो 2 ही तरीके से लगाया गया है कि या तो इक्वल और अपोजिट फोर्सेज होंगे, तभी ना बॉडी रेस्ट पर रहेगी। तो बॉडी रेस्ट पर है, उसका 2 ही कंडीशन है, नो फोर्स अप्लाइड ऑन इट, नो फोर्स अप्लाइड ऑन इट, या दूसरा इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाइड ऑन इट। दूसरा क्या है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाइड ऑन इट, फोर्स अप्लाइड ऑन इट। लॉजिक क्लियर है। लेकिन जब बॉडी डायनेमिक्स में रहती है, यानी जब बॉडी मोशन में है, ये फर्दर कितने प्रकार का होता है,
ये फर्दर दो प्रकार का होता है। डायनेमिक्स में जब है, एक तो डायनेमिक्स का मतलब क्या, एक तो डायनेमिक्स का मतलब है कि बॉडी जो है वो किस में है, इन मोशन है। बॉडी जो है वो क्या है, इन मोशन है। अब मोशन में भी रहती है ना, तो बॉडी दो प्रकार से मोशन में रह सकती है, या तो कांस्टेंट मोशन में रहेगी यानी यूनिफॉर्म मोशन, कांस्टेंट मोशन या यूनिफॉर्म मोशन, या दूसरा क्या हो सकता है, वेरिएबल या नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए, यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए, कोई डाउट है? नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। अब ये जो डायनेमिक्स है, ये डायनेमिक्स फर्दर कितने प्रकार का, ये डायनेमिक्स फर्दर कितने प्रकार का, ये दो प्रकार का। डायनेमिक्स फर्दर दो प्रकार का, एक है काइनेटिक्स या काइनेमेटिक्स, एक है काइनेमेटिक्स और दूसरा है काइनेटिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं किए हैं, अभी चैप्टर का मतलब ही समझ रहे हैं कि क्या चैप्टर है। मोशन इन वन डायमेंशन जो लिखा है या मोशन इन स्ट्रेट लाइन जो लिखा है, इसको पढ़ने के लिए जो चैप्टर का नाम किस बेसिस पर बना है, बस वो पढ़ रहे हैं कि क्या क्या है इसके अंदर। अब पहला है काइनेटिक्स। ध्यान से देखिए काइनेटिक्स क्या है। बोले मान लीजिए यहां कोई ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट, मान लीजिए यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है और ये एक प्लेन सरफेस पर क्या किया हुआ है, रखा गया है इसको, और ऑब्जेक्ट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह क्या कर गया, मूव कर गया। तो जब ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा तो ये कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, मान लीजिए x डिस्टेंस ट्रेवल किया। इसकी इनिशियली कुछ स्पीड रहेगी, मान लीजिए u स्पीड थी, इसकी फाइनल कुछ स्पीड रहेगी, मान लीजिए v स्पीड है। इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने में इसको कुछ समय लगा होगा, t समय। अगर बॉडी का इनिशियल और फाइनल स्पीड अलग है तो ये बॉडी कुछ एक्सीलरेशन में रही होगी, कोई डाउट? जब कभी भी हम किसी भी बॉडी का मोशन की पढ़ाई करते हैं, यानी द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी, इन विच वी आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन नोइंग कि गाड़ी चला कैसे। हम यहां पे इस बात से कहीं इंटरेस्टेड नहीं है कि इसके क्या धक्का लगाया, कौन इसको धक्का लगाया, उसके बारे में हम इंटरेस्टेड नहीं है जानने में। हम क्या चीज में इंटरेस्टेड है, हम सिर्फ इफेक्ट पार्ट में कि धक्का लगने के बाद गाड़ी यहां से यहां पहुंच गई, इतने समय में पहुंची, इस स्पीड से इस स्पीड हो गया, उसमें बॉडी में एक्सीलरेशन आ गया। हम सिर्फ इंपैक्ट की बात कर रहे हैं। वी आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन द कॉज पार्ट कि भाई इसके धक्का के लगाया, कितना न्यूटन फोर्स लगाया गया, अपने चल गया कि गाड़ी को इंजन चलाया, इन सब में हम कहीं भी इंटरेस्टेड नहीं है। हम क्या सीखना चाहते हैं, हम सिर्फ बाद वाली चीजों को सीखना चाहते हैं कि इसका इंपैक्ट क्या है। जो भी धक्का लगाया या जिस भी कारण से गाड़ी चल पड़ी, इनिशियल उसका स्पीड कितना था, u स्पीड था, फाइनल इसका स्पीड कितना है, v स्पीड है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, x है, समय जो लगा वो t है, एक्सीलरेशन जो है वो a है। हम बस बाद की बात कर रहे हैं, हम सोर्स में, हम इसमें कहीं भी इंटरेस्टेड नहीं है कि इसको चलाया कौन, कॉज क्या था जिसकी वजह से बॉडी मूव कर गई, हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। तो क्या कह रहा, डायनेमिक्स का एक पार्ट है जहां पे हम काइनेमेटिक्स के बारे में पढ़ते हैं, और काइनेमेटिक्स कहता है दिस इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, नॉट ब्रांच ऑफ फिजिक्स। मैकेनिक्स वाज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, बिकॉज मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि मैकेनिक्स जो है वो फिजिक्स का ब्रांच है। बट अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं डायनेमिक्स, जो कि ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स है, जो कि आपके इसने पिछले स्लाइड में आपने देखा कि ये मैकेनिक्स जो है वो फिजिक्स इसका पार्ट है। किसका पार्ट है, फिजिक्स का पार्ट है। हम लोग अभी इंटरेस्टेड हैं पढ़ने में डायनेमिक्स, जो कि मैकेनिक्स का पार्ट है। वो कहता है कि डायनेमिक्स के अंदर दो पार्ट आते हैं, एक काइनेमेटिक्स आता है और एक काइनेटिक्स आता है। काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, लिखिए तो। अच्छा, सबसे पहले आपने वो लिख लिया ना, इसके ऊपर वाला कुछ मैकेनिक्स का डेफिनेशन लिखे, कुछ लिखे नहीं है अभी तक। अरे ये सब बनाए कि नहीं बनाए हैं, सब कुछ बना, लिखे नहीं है कुछ भी।
जो लिख लिया ना उसके नीचे माइंड मैपिंग बना लीजिए ताकि आपको दिमाग में रहे कि भाई क्या है, झटपट में अगर रिवीजन करना है तो माइंड मैप बहुत ही हेल्पफुल होता है। क्या डेफिनेशन है मैकेनिक्स का? मैकेनिक्स की दो ही डेफिनेशन है, मोशन ऑफ अ बॉडी और इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी अंडर मेनी फोर्सेस, जिसको मैंने अगले स्लाइड में समझाया भी है। बोर्ड पर जो भी लिखा जा रहा है उसको लिखते चलिए। तो अभी चैप्टर के नाम में नहीं पहुंचे हैं, चैप्टर का नाम पहुंचेंगे धीरे धीरे। नेक्स्ट स्लाइड हुआ, बड़े आगे। अब ये हमने बताया, उसको समझा रहे हैं डायग्रामेटिकली। ये क्या है? डायग्रामेटिकली, डायग्राम टू रिप्रेजेंट। अब इसके अंदर दो ही चीज है, मोशन ऑफ अ बॉडी। भाई तुम एक फोर्स लगाओगे तो बॉडी मोशन में रहेगा, और दोनों साइड से इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा दोगे तो बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। आप अगर इस धरती पर बैठे हुए, माने चेयर पर बैठे हुए हैं और आप हिल नहीं रहे हैं, मोशन में नहीं है, तो तभी संभव है जब आपके ऊपर नेट फोर्स क्या है? बैलेंस्ड है। नेट फोर्स आपके ऊपर जीरो है। क्या है नेट फोर्स? जीरो। जितना आपके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है उतना ही आपका वेट काम कर रहा है नीचे। नॉर्मल इज इक्वल टू mg। भाई आपका जो वेट है, मास इंटू ग्रेविटी, वो नॉर्मल के बराबर है। क्योंकि दोनों बार बराबर हैं तो आप एकदम रुके हुए हैं। इस साइड से और इस साइड से कोई आपके ऊपर फोर्स नहीं, इसलिए भी आप रुके हुए हैं। तो हॉरिजॉन्टल में इसलिए नहीं मूव कर रहे हैं क्योंकि आपके शरीर पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। वर्टिकल में इसलिए नहीं मूव कर रहे हैं क्योंकि आपके ऊपर जो नेट नॉर्मल रिएक्शन है वो नेट वेट के बराबर है। तो आपका वर्टिकल फोर्स भी बैलेंस है और हॉरिजॉन्टल में तो फोर्स है नहीं लग रहा है, तो इसलिए ना आप हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं ना आप वर्टिकली मूव कर रहे हैं। अगर कहीं पर भी एक फोर्स लग जाए, मान लीजिए इसको अस्मित को अगर हम खींच लें, अपनी ओर खींचें, तो वैसे तो ये आएगा नहीं, फिर भी अगर हम इसको अपनी ओर खींचते हैं, तो मान लीजिए हमने इसको अपनी ओर खींचा, तो इस बॉडी के ऊपर क्या हो गया? अनबैलेंस फोर्स हो गया। और जिधर हम खींचेंगे उधर आ जाएगा। तो अनबैलेंस फोर्स लगाइएगा तो उसमें मूवमेंट आएगा। ऊपर वाला केस कौन सा केस है? अनबैलेंस फोर्स का। तो मोशन होगा, अब बैलेंस रहेगा तो मोशन पे नहीं होगा। यानी सारी कहानी किसकी है? मोशन और रेस्ट की है। इसीलिए आपने चैप्टर का नाम क्या पढ़ा था? रेस्ट एंड मोशन। ये सबसे बेसिक चीज यही है और इसी की पूरी पढ़ाई को तो मैकेनिक्स कहते हैं। व्हाट इट देन मैकेनिक्स का डेफिनेशन लिखा है, इसके दो ब्रांचेस हैं, उसके बारे में लिख लीजिए। मैकेनिक्स के दो ब्रांचेस हैं, एक है काइनेटिक्स और एक है काइनेमेटिक्स। तो आप लिखिए काइनेमेटिक्स पहले, सॉरी एक है स्टैटिक और एक है डायनेमिक। स्टैटिक मतलब जब बॉडी किस पर रहती है? स्टैटिक मतलब जब बॉडी रेस्ट पर हो, और डायनेमिक मतलब बॉडी किस में है? मोशन में है। तो रेस्ट पर जब रहता है बॉडी, उसका जो पार्ट है उसको हम लोग स्टैटिक बोलते हैं। तो अभी ये डायग्राम लिखने के बाद स्टैटिक का डेफिनेशन लिखेगा। ये बना लेने के बाद स्टैटिक और डायनेमिक पहले लिख लीजिए, फिर डायनेमिक के अंदर चलेंगे। तो लिखिए स्टैटिक। स्टैटिक लिखिए। स्टैटिक, राइट। द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, स्टैटिक की डेफिनेशन लिखिए। स्टैटिक, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स the branch of mechanics which deals with the study of an object when it is at rest or at rest or is in equilibrium of the forces of the external forces applied on it.
applied on it. तो स्टैटिक क्या है? स्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which deals with the study of an object at rest or a body is in equilibrium. रेस्ट पर रहने के दो ही तरीके मैंने आपको बताया। पहला कि आपने उसके ऊपर कोई फोर्स ही नहीं लगाया, और दूसरा आप फोर्स लगा भी रहे हैं तो दोनों साइड से कैसा फोर्स लगाए हुए हैं? इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाए हैं। और जब कभी भी आप ऑब्जेक्ट के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाइएगा तो वो बॉडी किस पर रहती है? रेस्ट पर रहती है। तो ये रेस्ट का कंडीशन है, इसी को स्टैटिक बोलते हैं। क्लियर? आगे देखिए, बढ़े आगे। स्टैटिक हो गया, ये डायग्राम बना लीजिएगा ताकि बॉडी रेस्ट पर रहे, आपको समझ में आए। नाउ राइट डायनेमिक्स, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ branch of mechanics that deals with the study of the branch of mechanics that deals with the study of an object in motion, or not under equilibrium, of external forces. बॉडी किस में है? मोशन में है। बॉडी किस में है? मोशन में है। ये आपका बॉडी है, ये मोशन में, और ये मोशन में कब आएगा? जब आप इसके ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स लगाइएगा, तभी ना बॉडी मोशन में रहेगा। अब यहां पर दो पार्ट है, ध्यान से देखिए। यहां पर कितने पार्ट है? दो पार्ट हैं। ध्यान से देखिएगा तो समझ में आएगा। आपने इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया और बॉडी एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट को ट्रैवल कर गई। बॉडी पर आपने क्या लगाया? फोर्स लगाया, और बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर क्या कर गई? ट्रैवल कर गई। ये बॉडी यहां से यहां पहुंच गई। अब बॉडी यहां से यहां पहुंची है तो इसने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया। इधर वाला जो पार्ट है इसको हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एज कॉज पार्ट। और इधर जो ये एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया, जिसमें समय इसको टी लग गया, एक्सीलरेशन ए था, यू था, भी था, ये सब क्या है? ये सब इफेक्ट पार्ट है। ये सब कौन सा पार्ट है? इफेक्ट पार्ट। तो ये जो डायनेमिक्स है, ये दो पार्ट में पढ़ाई होता है, एक कॉज पार्ट और एक इफेक्ट पार्ट। और जो कॉज पार्ट है वो हम लोग काइनेटिक्स में पढ़ते हैं, और जो इफेक्ट पार्ट है उसको हम लोग कहां पढ़ते हैं? काइनेमेटिक्स में पढ़ते हैं। तो इसीलिए अगला स्लाइड जो है उसमें यही लिखा हुआ है कि काइनेमेटिक्स, तो डायनेमिक्स इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। लिखिए, काइनेमेटिक्स डायनेमिक्स इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। डायनेमिक्स इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पहला है काइनेमेटिक्स और दूसरा है काइनेटिक्स। काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स। तो पहले दोनों समझ लेते हैं, उसके बाद इकट्ठे एक ही बार। तो यहां पे आप किसके ऊपर इंटरेस्टेड हैं पढ़ाई के? यहां पे आप ओनली इंटरेस्टेड हैं किसको पढ़ने में? इफेक्ट पार्ट को पढ़ने में आप इंटरेस्टेड हैं। वेयर एज यहां पर आप क्या पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड हैं? यहां पर आप दोनों ही केस में बॉडी तो मोशन में ही रहेगी, दोनों ही केस में बॉडी को रहना तो मोशन में ही है, लेकिन यहां पे यू आर इंटरेस्टेड इन दिस फोर्स पार्ट। बॉडी तो अब भी मूव करेगी, एक्सीलरेशन अब भी ये होगा, मास इसका भी ये रहेगा, टाइम इसको टी लगेगा ही, इसका इनिशियल वेलोसिटी यू रहेगा ही, फाइनल वेलोसिटी भी हो ही जाएगा। पर दिस टाइम वी आर इंटरेस्टेड इन रीडिंग व्हाट? दिस टाइम वी आर इंटरेस्टेड इन रीडिंग दी कॉज पार्ट। कॉज पार्ट, कॉज का स्पेलिंग क्या होगा? कॉज ही ना, कॉज पार्ट। और इसमें भी आर इंटरेस्टेड इन स्टडिंग व्हाट? इफेक्ट पार्ट।
तो लिखिए काइनेमेटिक्स, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ काइनेमेटिक्स the branch of mechanics which deals with the study of the branch of mechanics, mechanics का ही ना branch है, तो the branch of mechanics which deals with the study of mechanical motion of a body or object, mechanical motion of a body or an object without taking into account body of an object or मैकेनिकल ऑब्जेक्ट बोला ना, मैकेनिकल और एन ऑब्जेक्ट, मैकेनिकल मोशन ऑफ अ बॉडी ऑफ एन, विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द कॉज पार्ट, without taking into account the cause part, rather only considering what? Rather only considering the effect part. Rather only considering the effect part. आप सिर्फ और सिर्फ किसको चेक कर रहे हैं? इफेक्ट को चेक कर रहे हैं, आप उसके कॉज में इंटरेस्टेड नहीं है। Whereas काइनेटिक्स क्या है? काइनेटिक्स इज ऑल्सो ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, बट दिस टाइम इट डील्स विथ ओनली व्हाट? द कॉज पार्ट। दिस टाइम इट टेक्स इनटू अकाउंट ओनली कॉज, कि भाई ये गाड़ी चली कैसे, किसने धक्का लगाया, क्या फोर्स लगा, कितना फोर्स लगा, कितना फोर्स लगेगा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, क्या बॉडी में एक्सीलरेशन आएगा, उसको कितना समय लग जाएगा अगर इतना फोर्स लगाया जाए। तो दिस टाइम वी आर इंटरेस्टेड इन द स्टडी ऑफ व्हाट? फोर्स पार्ट, यानी कॉज पार्ट। इसीलिए पूरा का पूरा जो आपका ये सिलेबस है वो भी देखिए, मैंने जो चैप्टर है मैकेनिक्स में, ये भी दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला और दूसरा चैप्टर, यानी जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ये वाला चैप्टर, इसके बाद वाला चैप्टर, ये दोनों में हम लोग सिर्फ क्या पढ़ते हैं? काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं। और इसके ठीक बाद जो चैप्टर आएगा उसका नाम है लॉज ऑफ मोशन, जो कि न्यूटन ने दिया। और लॉज ऑफ मोशन में न्यूटन ने क्या बताया? फोर्स के बारे में पढ़ाया। और फोर्स से फिर हम लोग ये देख करेंगे कि कितना फोर्स लगाएंगे तो बॉडी में क्या मोशन आएगा, कितना फोर्स लगाएंगे तो बॉडी में क्या एक्सीलरेशन आएगा, कितना फोर्स लगाएंगे तो उस पर क्या। तो फोर्स हमारा वहां पर ज्यादा ही, हमारा जो फोकस एरिया है वो किसके ऊपर है? फोर्स के ऊपर। और यहां पे हमारा फोकस एरिया क्या है? ओनली द इंपैक्ट के ऊपर। हम यहां पे सिर्फ इंपैक्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला जो दो चैप्टर है वहां पे हमें इससे मतलब नहीं है, क्योंकि आप सवाल सभी देखिएगा, अगला कॉन्सेप्ट आता है प्रोजेक्टाइल मोशन का, नाम सुने होंगे। प्रोजेक्टाइल में आप क्या करते हैं? एक बॉल, अरे बॉल कैच खेलते हैं ना, वही प्रोजेक्टाइल होता है। मैंने ऐसा आपको बॉल फेंका, आप उसको कैच कर लिए। ऐसे हम खुद फेंक के खुद कैच किए तो ये चैप्टर है। हम आपके साथ फेंक रहे हैं, हम ऐसे फेंक के आप कैच किए तो इसके बाद वाला चैप्टर हो गया। बस यही दोनों बेसिक डिफरेंस है। दोनों चैप्टर में अंतर इतना ही, हम अपने ऊपर फेंक के और कैच कर लिए तो ये वाला चैप्टर, हम फेंके आप कैच कर लिए तो वो जो प्रोजेक्टाइल है हम फेंके, इसमें यह नहीं देखा तुम क्या खाया था, उसको कैसे एनर्जी में कन्वर्ट किया, उस एनर्जी में तुम्हारा कितना पावर डेवलप हुआ, उससे तुम कितना वर्क डन पर यूनिट टाइम किया तो तुम्हारा बॉल फेंकाया, उसमें हम इंटरेस्टेड। हम गए जब बॉल फेरे हाथ से निकला तो उसकी स्पीड इतनी थी, जब तुम्हारे हाथ में पहुंची उसकी स्पीड इतनी है, इसने इतना एक्स में डिस्टेंस ट्रेवल किया, इतना ऊपर गया। हम उसके इंपैक्ट से इंटरेस्टेड है, इससे इंटरेस्टेड नहीं कि तुम क्या खाना खाया था जिससे तुम बॉल फेंक दिया, उसमें हम इंटरेस्टेड नहीं है। पर जब इस पार्ट में आएंगे तो फिर ये देखेंगे जब तुमने धक्का लगाया था तो बॉल पर क्या फोर्स लग रहा था। तो वहां पर फिर अभी खाना खाने वाला बात ज्यादा हो गया कि तुम ये पता कर रहे हैं कि तुम क्या खाना खाया नहीं खाया, पर जो खाना खाया उसी से ना तुम एनर्जी दे, तुम्हारे अंदर ताकत आई और उस ताकत को तुमने यूज किया तो तुम फोर्स लगा पाए, तो वो फोर्स पार्ट पे हम लोग इंटरेस्टेड हैं। गॉट इट? तो इसके बारे में आप लिख दीजिए काइनेटिक्स के बारे में, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैकेनिकल मोशन ऑफ अ बॉडी और एन ऑब्जेक्ट। अरे वहां तक तो सेम ही लिखना है जो पिछले बार लिखे थे। द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ अ मैकेनिकल मोशन ऑफ एन बॉडी और एन ऑब्जेक्ट, मैकेनिकल मोशन ऑफ अ बॉडी और एन ऑब्जेक्ट। दिस टाइम व्हाट? कंसिडरिंग व्हाट? स्टडी कंसिडरिंग अबाउट द cause part. We are not interested in effect part, we are more interested in
cause part. Object by taking into account the forces which is causing the motion. Taking into account the forces which is causing this motion. इस बार हम लोग क्या चीज में इंटरेस्टेड हैं? कॉज में ज्यादा इंटरेस्टेड है रादर देन क्लियर? समझे? समझ गए? क्या समझे? बोलिए, क्या समझे? मैकेनिक्स के कितने पार्ट हैं? दो पार्ट। कौन कौन सा? स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक मतलब सारी पढ़ाई जो बॉडी रेस्ट पर है उसके ऊपर। डायनेमिक मतलब सारी पढ़ाई जहां पर बॉडी मोशन में है। अब जब बॉडी मोशन में रहेगी तो दो ही तरह में पढ़ेंगे। एक, या तो वो कैसे मूव किया, कौन उसका कॉज था उसके बारे में पढ़ेंगे, या उसके कॉज के बाद का सारा इफेक्ट पढ़ेंगे। नहीं, तो इस प्रकार से ये जो पर्टिकुलर माइंड मैप है इसको भी आप बना लीजिए ताकि आपको ध्यान रहे कि डायनेमिक्स जो है वो दो पार्ट में पढ़ाई होता है, एक इफेक्ट पार्ट और दूसरा कॉज पार्ट। यहां पे हम इसमें नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड कि भाई इसको किसने धक्का लगाया, हम यहां पे धक्का किसने लगाया उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन द इफेक्ट पार्ट, रादर इन द सेकंड केस वी आर इंटरेस्टेड इन कॉज पार्ट। हम इसमें कॉज में ज्यादा इंटरेस्टेड है कि भाई कौन धक्का लगाया, कितना फोर्स लगाया, क्या फोर्स लगाएगा तो कितना बॉडी मूव करेगा, उसके मूवमेंट में कितना समय लग जाएगा, क्या बॉडी एक्सेलरेशन में आ जाएगी, एंड तमाम तरह की बातें। व्हाट इट? कोई दिक्कत? डन? इससे ये स्लाइड को मिटा देता हूं। इस स्लाइड की यहां आवश्यकता है क्या? मिटा दे रहा हूं, ठीक ना। अब इसके बाद मेरा एक आर्गुमेंट, अब हम लोग के हमारी ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है वो किस में आ गया? अब हम लोग अब हम सिर्फ काइनेमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। वो काइनेमेटिक्स जो है उसमें बॉडी मूव कर रहा है। काइनेमेटिक्स जो है उसमें बॉडी मूव कर रहा है, यानी बॉडी इज इन मोशन। पहली बात, बॉडी किसमें है? बॉडी इज इन मोशन। और जब बॉडी मोशन में है वी आर इंटरेस्टेड इन ओनली व्हाट? वी आर इंटरेस्टेड इन ओनली इफेक्ट पार्ट। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन कॉज पार्ट। वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन विच पार्ट? इफेक्ट पार्ट ऑफ द मोशन। हम लोग काइनेटिक्स में इफेक्ट पार्ट ऑफ द मोशन में है। अब जब बॉडी मोशन करेगा तो वो कुछ कोऑर्डिनेट यूज करता है। बॉडी जब कभी भी मोशन करता है तो वो कोऑर्डिनेट्स यूज करता है। तो अगर कोई बॉडी मोशन करते वक्त एक ही कोऑर्डिनेट यूज करे, एक कोऑर्डिनेट का मतलब होता है एक डायमेंशन, आइदर एक्स और वाई और जेड, तो उसको हम लोग बोलते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन या मोशन इन वन डायमेंशन। इसी को आप क्या कह सकते हैं? व्हेन बॉडी मूव्स in one dimension, then it is motion in a straight line. Motion in a straight line. Motion in a straight line. Whereas second aspect ये भी हो सकता है कि when body moves in such a way that it uses how many dimension? 2 dimension. तो जब वो 2 डायमेंशन यूज करता है then it is called as then it is called as motion in a plane. Called as what? Motion in a। तो आपका ये चैप्टर और इसके बाद वाला जो 2 चैप्टर है वो इसी दोनों नाम पर आधारित है, मोशन इन 1D एंड मोशन इन 2D।
टू डायमेंशन मतलब आप एक्स भी यूज कर रहे हैं और वाई भी यूज कर रहे हैं, जरूरी नहीं एक्स वाई, आप कोई भी दो यूज कर सकते हैं, एक्स वाई कर सकते हैं, वाई जेड कर सकते हैं, जेड एक्स कर सकते हैं, कोई भी दो यूज कर सकते हो। वन डायमेंशन मतलब आप आइदर एक्स यूज कर रहे हैं या वाई यूज कर रहे हैं या जेड यूज कर रहे हैं, कोई एक आप यूज कर रहे हैं, एनी वन। यहां पर भी तीन ऑप्शन हो सकते थे, आप एक्स वाई यूज कर सकते हैं या वाई जेड यूज कर सकते हैं या जेड एक्स यूज कर सकते हैं, कोई भी यूज कर सकते हैं। पॉपुलरली चूंकि सबसे आसानी से एक्स और वाई होता है इसलिए हम लोग एक्स वाई लिख लेते हैं। तो आगे आने वाले दो चैप्टर आप इसी हेडिंग के अंदर पढ़ेंगे, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन अ प्लेन। तो यही दोनों चैप्टर का नाम अभी आगे होने वाला है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, और एक चैप्टर जिसके बाद पढ़ने वाले उसका नाम है मोशन इन अ प्लेन। तो ये दो चैप्टर लगातार किस हेडिंग के अंदर आप पढ़ेंगे? काइनेमेटिक्स के अंदर पढ़ेंगे। काइनेमेटिक्स के अंदर पहला चैप्टर है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अब जाकर हम कहां पहुंचे? चैप्टर के नाम में, कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन क्या है। जब कभी भी कोई बॉडी मोशन कर रही है, और वो भी कैसे? वन डायमेंशन यूज करके, यानी स्ट्रेट लाइन में, चाहे एक्स में मूव करे या जेड में मूव करे या वाई में मूव करे, वाई भी मूव कर सकता है, एक्स भी मूव कर सकता है, और जेड, किसी एक डायमेंशन को यूज करके अगर वो मूव करेगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? यहां तक कोई दिक्कत है तो पूछिए। नहीं? चलिए, बहुत अच्छी बात। अब मेरा एक अगला आर्गुमेंट है, ध्यान से सुनिए और मेरे को आंसर दीजिएगा। अब ये मान लीजिए मेरी कार है, ये मान लीजिए मेरी कार है, ये मेरी कार है, और ये कार एक जगह से दूसरी जगह क्या किया है? ट्रैवल किया है। एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल कर लिया। मान लीजिए कार यहां से यहां ट्रैवल किया, ऐसे करके एक जगह दूसरी जगह। इसमें कहीं पर तो खिड़की भी बनाना होगा ना, नहीं तो देख के लगेगा बेटा किधर से आगे पीछे पता ही नहीं चलेगा। इधर लाइट भी लगा देते हैं। हाँ, कोई ठोक दिया होगा। इसमें तो गड़बड़ भी, साला एगो चक्का जमीन छुआ, एगो छुबे नहीं गया। हाँ तो ठीक है, तेज में भाग रहा है, मतलब उसका है कि तेजी में भाग रहा है गाड़ी। अब मान लीजिए गाड़ी हमारी यहां रखी हुई थी और ये यहां से यहां ट्रैवल की है, जिसकी दूरी क्या है? एक्स है। ये क्या हो गया? तो अब मान लीजिए बॉडी हमारा एक्स ट्रैवल कर गया, यहां से यहां एक्स डिस्टेंस ट्रैवल कर गया, कोई दिक्कत? एक्स डिस्टेंस ट्रैवल करें। अब देखिए लड़ाई कहां होगा? लड़ाई कहां होगा? मैं भी एक फिजिक्स का मास्टर हूं और आप लोग भी सब फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, तो आप बोलिएगा नहीं सर मैं यहां से क्यों मानूं, मैं यहां से यहां एक्स मानूंगा कि इतना चला। तो वो बच्ची बोलेगी नहीं 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 सर, हम इसके लास्ट से लेकर इसके लास्ट तक का बोलेंगे ये एक्स है। तो कोई बोलेगा नहीं 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 सर, इसके फ्रंट से लेके इसके लास्ट तक मानिए ये एक्स होगा। तो कोई बोलेगा नहीं 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 सर, इसके यहां से लेके इसके सेंटर तक मानिए यहां एक्स होगा। अभी एक्चुअली कितना डिस्प्लेस किया कैसे पता चलेगा? सोचने वाली बात है ना। और बॉडी अगर एक जगह से दूसरी जगह गई है, इसका तो मूवमेंट फिक्स होगा ना, 5 मीटर चला, 6 मीटर चला, कहां से कहां? बंपर टू बंपर, रेयर बंपर टू रेयर बंपर, की फ्रंट बंपर टू फ्रंट बंपर, की इसके सेंटर से उसका सेंटर, कि इसके सेंटर से आगे का बंपर, कि उसके सेंटर से इसका पीछे का। कहां से मानिएगा कि वो 6 मीटर चला? कुछ तो मानिएगा ना भाई 6 मीटर चला है। तो इसके लिए ये लफड़ा फंस गया। अब सब आदमी अलग अलग आंसर दे रहा है। तो अगर मान लीजिए गाड़ी का लेंथ भी होता है 2-2.5 मीटर के आसपास, तो गाड़ी का लेंथ हो जाता है। तो छोटा गाड़ी है तो 2 मीटर के लेंथ है, तो 2 मीटर तो वही है, 6 मीटर और चल गया। तब कहां से कहां चला? 6 मीटर किधर से किधर? आगे बंपर से आगे बंपर, कि आगे बंपर से पीछे बंपर? तो टेंशन का बात हो गया। सब अलग अलग आंसर दे रहे हैं। तो कोई अगर आगे बंपर से पीछे बंपर पकड़ा तो 6 आ गया, कोई पीछे से पीछे पकड़ा तो उसका तो 10 आ जाएगा। 6 बीच का और 2-2 ये भी है, तो 10 मीटर आंसर आ गया। लफड़ा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? और एक क्वेश्चन का एक ही आंसर होगा, 10 आंसर तो होगा नहीं। ऐसा सिचुएशन अराइज होने पर हम लोग क्या करते हैं? इस तरह के ऑब्जेक्ट को, कौन सा ऑब्जेक्ट है ये? इस तरह का ऑब्जेक्ट, इस तरह के ऑब्जेक्ट को, जिसको क्या कहते हैं? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बोलते हैं। कैसा ऑब्जेक्ट है? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। तो ये जो कार है इसको हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एज एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। तो अब एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए ये जो इंपैक्ट वाली पार्ट है उसको निकालना थोड़ा सा हमारे लिए क्या था? डिफिकल्ट हो रहा था। तो लोगों ने बुद्धि लगाया और बुद्धि लगाकर इस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को किस में कन्वर्ट कर दिया?
पॉइंट ऑब्जेक्ट में। किसमें कन्वर्ट कर दिया? पॉइंट ऑब्जेक्ट में। पॉइंट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया और पॉइंट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके सेम रास्ता पर, यही रास्ता है जिस रास्ता पर ये कार चल रहा था, और इसी रास्ता पर इस कार को उसके सेंटर ऑफ मास पर क्या कर दिया? प्लेस कर दिया। कहां प्लेस कर दिया? सेंटर ऑफ मास पे। और अब ये जो सेंटर ऑफ मास है, मान लीजिए यहां से यहां ट्रेवल किया, तो अब हमारे लिए निकालना बहुत आसान है कि ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? x डिस्टेंस ट्रेवल किया। आपके लिए भी इसका सेंटर ऑफ मास फिक्स है, मेरे लिए भी इसका सेंटर ऑफ मास फिक्स है, सबके लिए इसका सेंटर ऑफ मास क्या हो गया? फिक्स हो गया। और बॉडी सेंटर ऑफ मास से सेंटर ऑफ मास ट्रेवल की और उसके बीच की दूरी क्या मानी गई? x मानी गई। अब सेंटर ऑफ मास कहां होगा? तो एक चैप्टर है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं। पर पॉइंट ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है वो समझ में आ गया कि किसी भी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में जहां इस तरह का लफड़ा फंस रहा है, वहां पर प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए पहले आप उस ऑब्जेक्ट को किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट में। एंड देन यू, अब कहिएगा सर ये पॉइंट ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन क्या है, तो वो समझने वाली बात है। तो पहले ये जो पॉइंट ऑब्जेक्ट हमने कन्वर्ट किया इस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को, इसको हम लोग क्या कहते हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो मैं लिख देता हूं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब ध्यान से देखिए, पॉइंट ऑब्जेक्ट की जो परिभाषा है इसको समझिए। कब किसी बॉडी को मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट मानूंगा? जब द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, मानी द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इसके बीच में अगर एक रिलेशनशिप है। कैसा रिलेशनशिप है? मान लीजिए कार यहां से कहां गया? दिल्ली गया, लगभग 1200 से 1800 किलोमीटर होगा। यहां से दिल्ली कितना होगा? 1800 किलोमीटर होगा। अगर गाड़ी 1800 किलोमीटर गई है और आपका गाड़ी का लेंथ 2 मीटर है, तो अभी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट है? पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि हमारा जो लेंथ ऑफ द कार है इट इज नेग्लिजिबल विथ रेस्पेक्ट टू द डिस्टेंस ट्रेवल। तो लेंथ ऑफ द कार है उसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं विथ रेस्पेक्ट टू द डिस्टेंस ट्रेवल। आप कहिएगा नहीं 1800 किलोमीटर है, तो कोई बोलेगा नहीं 1800 किलोमीटर प्लस 2 और 2 4 मीटर, 1800 किलोमीटर एंड 4 मीटर। कहेंगे बेहुदा कहेगा 1800 के सामने तुम 4 मीटर क्या पढ़ते हो? बना उसको। तो अभी हमारा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट भी क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑब्जेक्ट। लेकिन मैंने जो एग्जांपल दिया उसमें क्या बोला कि 2 मीटर का कार है, आप कितना चल रहे हैं, तो अभी आप उस 2 मीटर को नेग्लेक्ट, इस केस में क्या हो गया? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो गया। और जब आपका दूरी, जो डिस्टेंस आप ट्रेवल कर रहे हैं, वो आपका जो ओरिजिनल गाड़ी है या ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है उसके लेंथ के सामने वो डिस्टेंस जो है जो आप ट्रेवल कर रहे हैं बहुत 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 बड़ा है, आप कहिएगा भाई इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मानिए, इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के सेंटर ऑफ मास पर रखिए, इसी को पूरे ही मान लीजिए, क्या फर्क पड़ता है? हमको तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं, जहां पर नेग्लेक्ट कर सकते हैं वहां पर तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ही पॉइंट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। पर जहां पर आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, हम लोग जो सवाल सॉल्व करते हैं उसमें क्या लिखते हैं? अ बॉडी ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। अब तुम 10 मीटर उसको ट्रेवल करा रहे हो और 2 मीटर का गाड़ी है, तो लफा फंस जाएगा। भैया 8 मीटर होगा तो कहां मालूम है डिस्टेंस को मान के किए कि आगे से किए कि, तो वहां लफड़ा फंस रहा है। तो फिर उस केस में हम लोग को उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट में क्या करना पड़ता है? कन्वर्ट करना पड़ता है। और जब डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन दी बॉडी इतना ज्यादा है कि आप उस लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट को क्या कर दीजिए? नेग्लेक्ट कर दीजिए, तो फिर वो पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं, वो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट भी किस तरह बिहेव करेगा? पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट मानने का क्या कंसिडरेशन है कि आप जहां पर नेग्लेक्ट नहीं कर पा रहे हैं वहां पर उस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को आपको किसमें कन्वर्ट करना है? पॉइंट ऑब्जेक्ट में, और फिर आप उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके आइए। लेकिन अगर आपका जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो इतना बड़ा है कि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का लेंथ भी इतना छोटा हो गया कि आप उसको क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो वहां पर उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, वो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ही क्या बन जाएगा? पॉइंट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा कि कब हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मान रहे हैं और कब उसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मान रहे हैं। पॉइंट ऑब्जेक्ट कब मानते हैं? जब इसके बीच की दूरी जो डिस्टेंस से ट्रैवल किया है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए y है, मैं इसको एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट कब मानूंगा? जब y के सामने, y जो है ऑलमोस्ट कंपेरेबल है किसके? x के। y इज ऑलमोस्ट कंपेरेबल x के, तो अब ये क्या हो गया? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन कहीं पर ऐसा है जहां पर y जो है, ये बीच बीच वाला मिटा दो ना लाइन सब, ये सब तो समझ में आ गया ना क्या हम समझाने की कोशिश कर रहे थे यहां पे। तो ये जो बीच वाली लाइनें हैं, मतलब जो बीच क्या कह रहे थे, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट कब मान लेंगे? जब y जो है वो इतना बड़ा हो गया
कि आप x को उसके सामने क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर देते, सेम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट विल नाउ बिहेव एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। लॉजिक क्लियर है? वेयरएज अगर ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है तो फिर हमको उसको किसमें कन्वर्ट करेगा, और पॉइंट ऑब्जेक्ट पॉइंट बना के कहां रखना होगा, उसके सेंटर ऑफ मास पर, तब फिर हम उसकी कैलकुलेशन स्टार्ट करें। तो ज्यादातर केस में आपके साथ यही होगा कि आपको सवाल में ही वो बोल देगा अ पॉइंट ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ, या कहीं पर अगर वो कह भी रहा है कि एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ, तो आप इस पूरे चैप्टर में क्या मानेंगे कि वो क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट ही है। आप उसको कार नहीं मानेंगे। अगर कार लिखा है सवाल में तो वो कहेगा 10 किलोमीटर ट्रैवल किया है, 15 किलोमीटर ट्रैवल किया। अब 15 किलोमीटर के सामने तुम 1 मीटर नहीं हटा सकते हो, तो हटा दोगे, तो लिखा रहेगा इफ अ कार ट्रैवल में कभी नहीं लिखेगा 6 मीटर, कार ट्रैवल कराएगा तो 6 किलोमीटर लिखेगा। ये एकदम आप क्वेश्चन में आपके बाद ध्यान दीजिएगा, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ दें, अ कार ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर, कभी नहीं लिखेगा कार ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर। जब उसको 6 मीटर कराना होगा तो लिखेगा एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर, या ए बॉल ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर। अब 6 मीटर के सामने बॉल का रेडियस कितना है, 6 मीटर डिस्टेंस में बॉल का रेडियस कितना है, कुछ सेंटीमीटर, 5-6 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर होगा, 10 सेंटीमीटर तो बहुत बड़ा हो गया, 5 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर। अब 4 सेंटीमीटर का जो बॉल है उसको आप 6 मीटर के सामने नहीं निगलेक्ट करेंगे, नहीं कर दिए तो अब बॉल क्या हो गया, पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन टोटल डिस्टेंस ही 10 मीटर ट्रैवल, 10 सेंटीमीटर ट्रैवल किए, उसमें जो उसका डायमीटर है वो साला 8 सेंटीमीटर का है, नहीं कर सकते हैं, तब वो क्या होगा, फिर उसको किसमें कन्वर्ट करना होगा, कहां रखना होगा, तब जाके सवाल सॉल्व होगा। लेकिन वो वाला सवाल सब कब आता है, जब आप सेंटर ऑफ मास चैप्टर पढ़ लेंगे। तो चूंकि अभी आप सेंटर ऑफ मास वाला चैप्टर नहीं पढ़े हुए हैं, अभी जितना भी ऑब्जेक्ट बोलेगा उसको आप क्या मानेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट कह रहा है आपको मान लेना है पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्लियर है? तो ये अब दोबारा गलती नहीं होगा ना, इसे क्वेश्चन पढ़ के लिख लीजिए, पॉइंट ऑब्जेक्ट। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है कि कब हम किसी बॉडी को एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट कहते हैं और कब हम किसी बॉडी को पॉइंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। लिखिए, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी अ पॉइंट ऑब्जेक्ट if its size or dimension, if its size or dimension, if its size or dimension is negligible as compared to, is negligible as compared to the distance traveled by it, is negligible with respect to as compared to the distance traveled by it। आप y के सामने जिस टाइम पे x को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, उस टाइम पे आपका सेम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट किसमें कन्वर्ट हो जाता है, पॉइंट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। लॉजिक क्लियर है? ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? ये आप डायग्राम बना लीजिए ताकि आपको समझ में आए। या एग्जांपल लिखना है तो लिख लीजिए, एक रनवे पर एरोप्लेन को पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे कि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट? रनवे के ऊपर, रनवे कितने का होता है, 100 मीटर का होता है, उसमें साला वो करीब 100 में कम से कम 15-20 मीटर तो जरूर होगा ये जो एरोप्लेन। तब 100 मीटर के रनवे में या 150 मीटर के रनवे में आप 10 मीटर को नेग्लेक्ट कर देंगे, 1 किलोमीटर होगा, 1 किलोमीटर होगा, मानिए 1 किलोमीटर है तो उसमें भी तो वो लगभग जो आपका एरोप्लेन है वो 50 मीटर 60 मीटर का होगा, नहीं होगा। अब 50-60 मीटर 1 किलोमीटर में कैसे नेग्लेक्ट होगा। लेकिन अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं दिल्ली टू लंदन, अब नेग्लेक्ट हो जाएगा। आपको बड़ा सोच समझ के नेग्लेक्ट करना है कि कब हम करेंगे और कब हम नहीं करेंगे। खैर इतना टेक्निकलिटी सीबीएसई बोर्ड में नहीं आता है, पर जब आप आईआईटी जेईई या नीट के एग्जाम में बैठते हैं तो वहां पर इस तरह का टेक्निकलिटी आता है। तो उस टाइम पे नेग्लेक्ट करना या ना करना, आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट मान रहे हैं कब एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, क्योंकि वहां पे तो नहीं लिखा रहेगा कि ये सवाल काइनेमेटिक्स से पूछा गया है। तब तो जब आदमी पूरा पढ़ लेता है तो फिर सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट भी जानता है, तो फिर वहां पर तो आपको वो भी कॉन्सेप्ट लगाएगा कि एक्सटेंडेड है कि नहीं है, वो तो आपको डिसीजन लेना होगा अपने बुद्धि से। तो फिर वहां पर आपको अपना स्वयं का विवेक यूज करना पड़ेगा। अब एक गन से मान लीजिए बुलेट निकला है, तो जो मोशन ऑफ बुलेट होगा वो पॉइंट मानिएगा एक्सटेंडेड मानिएगा? भाई गन से गोली मारिए तो दूर ना जाएगा,
एक गोली को फायर कीजिएगा तो रेंज के हिसाब से कोई 1 किलोमीटर होता है, कोई 100 मीटर होता है, कोई 200 मीटर होता है, ज्यादा कोई 500 मीटर, आधा किलोमीटर तक का भी गोली का रेंज होता है। मान लीजिए कि मेरा गोली है 200 मीटर के रेंज का है, मैंने 200 मीटर के अंदर में कोई रहेगा तो उसको उड़ा देगा। तो 200 मीटर में वो गोली का साइज कितना बड़ा होगा? ज्यादा इतना बड़ा, 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। अब 200 मीटर के सामने तो वो पॉइंट ऑब्जेक्टिव हो गया, पर एक्चुअली देखा जाए गोली हाथ में रख के तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, क्योंकि आप हाथ से कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन जो दूरी उसने ट्रैवल कर सकता है उससे जब कंपेयर करिएगा तो ये क्या हो गया? तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट और पॉइंट ऑब्जेक्ट ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। रिश्तेदार समझ रहे हैं ना, मेरा कोई रिश्तेदार है उसके जैसा। रिलेटिव मतलब क्या होता है? रिलेटिव मतलब रिश्तेदार। रिलेटिव मतलब जब किसी को आप किसी के रेस्पेक्ट में कंपेयर करते हैं। रिलेटिव मतलब वो कह रही चाचा भतीजा, अरे रिलेटिव मतलब रिलेशन वाला नहीं बोल रहे हैं। रिलेटिव मतलब रेफरेंस, कंपैरिजन, कि इसके रेस्पेक्ट में वो कितना बड़ा है कितना छोटा है। क्या यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए। है कोई डाउट? अरे है कि नहीं बोलिए। नहीं? यहां तक समझ लेने के बाद अब हम लोगों ने हेडिंग डालना चाहिए, व्हाट इज रेस्ट। व्हेन अ बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट, व्हेन अ बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट, कब मैं किसी बॉडी को यह कहता हूं कि बॉडी किस में है? रेस्ट में है। बॉडी इज इन रेस्ट। बॉडी रेस्ट पर कब रहता है? व्हेन अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट। बॉडी रेस्ट पर कब कहलाएगा कि ये बॉडी रेस्ट पर है? बोलिए, रेस्ट पर कब कहते हैं कि कब कोई बॉडी रेस्ट पर है? हा, क्या बात। जब कभी उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाइड नहीं हो तो हम बॉडी को क्या बोलते हैं? रेस्ट पर बोलते हैं। ये तो हम ही ने बताया आपको, उसके आगे कुछ बताइए। जो हम बता दिए वही हमको बता रहे हैं। हा, क्या बात। साजिया, साइसा, हाँ साजिया नहीं, साइसा। साइसा गिव्स सच अ डेफिनेशन, मतलब पूरा दिल खुश कर देते। आप बुक पूरा पढ़ लेते हैं नहीं आने से पहले? स्कूल में ये वाला चैप्टर हो गया है? नहीं हुआ है तो बुक पढ़ के आए थे? अरे यार, तो मैंने 9 क्लास के नॉलेज से बोल दिए नहीं? अरे बहुत अच्छा, लेकिन गलत बोले नहीं, कोई बात नहीं, पर अटेम्प्ट तो किया। आप तो वो भी नहीं कर रहे हैं, तुम खाली बैठे हो। बोलो कब रेस्ट पे होगा? जब फोर्स जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट का 90 डिग्री। वो वर्क में चले गए तुम, उधर नहीं जाना है, बॉडी को रेस्ट पर रखना है। अभी वर्क करा रहे हो तुम। हाँ बोलिए बाबू, व्हेन अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट। देखिए क्या, देखिए बहुत अच्छा बोल रही है। ए हेमा जी आप आइए ना थोड़ा इधर प्लीज। इतना अच्छा बात बोल रही है, मैंने दिल खुश हो गया मेरा। हेमा जी प्लीज आइए, यहां खड़े हुए, स्क्रीन के बाहर खड़े हुए, इधर खड़े हो जाए। अरे आइएगा तब अच्छा एग्जाम्पल देंगे, आप आ ही नहीं रहे। आपने बोला है तो आपके ही से समझ में आएगा कि जब डेफिनेशन आपने दिया है तो आप ही से ना सही समझ में आएगा। आइए हेमा जी, यहां पे खड़े हुए, यहां आप आइए, यहां पे आइए। ये पूरा कट करना पड़ जाएगा आपके चक्कर में, इतना टाइम आप लगा रहे हैं। इधर यहां खड़े हुई ना, यहां पे, यहां उधर नजर के सामने, जिगर के पास, वहां। जब तक आप आ रहे हैं तब तो उसको पॉज करना पड़ेगा। वहां ये आप आइए ना, आपके ऊपर एकदम मस्त एग्जांपल आ गया ना दिमाग के अंदर। आइए। नहीं मजाक नहीं उड़ाएंगे, एकदम सच्ची आपको कहानी बताएंगे। अरे वो आ जाएंगे, रहने दो। हाँ आइए हेमा जी, हाँ एक्सरसाइज करके आइए। हाँ मानी ऐसा अपने भोला बाबा की तरह स्थापित हो गई है कि उठ नहीं पा रही हैं। बताइए, यहां खड़े हो जाइए, वहां पर। ये हेमा जी हैं, नहीं बैठ रहे, अब खड़ा रहना है। ये हेमा जी हैं, वेरी गुड। अब हेमा जी ने जो डेफिनेशन दिया, हेलो, हेमा जी ने जो डेफिनेशन दिया उसको ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट if it does not changes its position from one place to another. Done. हेमा जी वही है?
विथ रेस्पेक्ट टू इस सराउंडिंग। माने मान लीजिए मैं उसका सराउंडिंग में एक ऑब्जेक्ट हूं, हेमा जी वहीं खड़ी हैं, मैं यहां आ गया, तो हमारे बीच का डिस्टेंस चेंज हो गया नहीं हो गया? मैं जब यहां खड़ा था तो हेमा जी और मेरे बीच का कुछ एक डिस्टेंस था, अभी मैं यहां आ गया, मेरा और हेमा जी के बीच में डिस्टेंस चेंज हो गया, तो क्या इनका पोजीशन चेंज हुआ? अरे हुआ। जब डिस्टेंस बदल गया तो पोजीशन चेंज नहीं हुआ? मेरे रेस्पेक्ट में इनका पोजीशन नहीं चेंज हो गया? तो कैसे नहीं हुआ? देखो बेहुदा, पहले मान लीजिए हम 4 मीटर के दूरी, 4 फीट के दूरी पे थे, अब हम 3 फीट के दूरी, हम उनके करीब जा रहे हैं, तो नहीं हुआ, डिस्टेंस कम हुआ, पर वो मूव हुई अपने पोजीशन से, उनका कोई पोजीशन चेंज हुआ? उनका पोजीशन चेंज नहीं हुआ, इसके बावजूद भी वो मोशन में आ गई। उनका पोजीशन चेंज नहीं हुआ, उसके बाद भी वो किस में आ गई? मोशन में आ गई। क्यों? क्योंकि जिसके रेस्पेक्ट में आप चेक कर रहे थे वो रेस्पेक्ट में मूव कर गया। लॉजिक समझ में आ रहा है? लॉजिक समझ में आ रहा है? बैठिए बैठिए, लॉजिक समझ में आया? क्या बोल रहे? आप जब कभी भी किसी ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में किसी चीज को देखते हो ना, विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, माने मैं सराउंडिंग हूं, मेरे रेस्पेक्ट में लड़का यहां बैठा हुआ है, अब ये भाई यहां बैठा हुआ है, मैं यहां से मूव नहीं कर रहा हूं, तो हमारे बीच का एक पर्टिकुलर दूरी है, मान लीजिए 4 हाथ का दूरी है हमारे बीच में, अभी मैं 2-3 स्टेप इधर आ गया, अब हमारे बीच का दूरी बढ़ गया नहीं बढ़ गया? तो अपना जगह ही पर था, लेकिन वो मोशन में हो गया। आप लोग के डेफिनेशन के हिसाब से कि हमारे बीच का पोजीशन चेंज कर गया विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। आपने बोला ना सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में तो पोजीशन है चेंज। आप नहीं हिले, मैं हिल गया तो भी आपका बॉडी मोशन में आ गया, लेकिन आप तो अपने जगह पर से हिले भी नहीं। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ही डेफिनेशन में गड़बड़ी। क्या गड़बड़ी है? उसके लिए हम लोगों को क्या ढूंढना है? एक ऐसा सराउंडिंग ढूंढना है जो कि अर्थ के रेस्पेक्ट में फिक्स्ड हो। दीवार, पोल, पेड़, जिसको आप पोजीशन चेंज, तो जो सराउंडिंग है उसका ख्याल रखना है, कोई भी XYZ सराउंडिंग नहीं ले लेना है। सराउंडिंग कैसा होना चाहिए? विच इज एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ। रात में हम यहां गाड़ी खड़ा किए, पोल के बगल में, पोल वहीं रह गया, हम गाड़ी को आगे ले गए, तो गाड़ी आगे गई, इसका पोजीशन चेंज हो गया विद रिस्पेक्ट टू पोल, तो गाड़ी मोशन में थी। आपने पोल को कंसीडर किया। मान लीजिए अब एक दूसरा बात बोलते हैं, 2 को गाड़ी है, आगे एक गाड़ी थी, उसके पीछे हमने अपनी गाड़ी लगा दी रात में, मैं वहीं पर हूं और दूसरा का गाड़ी मूव कर गया, उसकी वजह से भी तो मेरा पोजीशन चेंज हो गया, क्योंकि मैंने किसके रिस्पेक्ट में अपने आप का पोजीशन चेक किया? उस गाड़ी के रिस्पेक्ट में। तो जब उस गाड़ी के रिस्पेक्ट में चेक कर रहे हो तो मूवेबल ऑब्जेक्ट है। रात में उसको मान लीजिए सुबह 4 बजे स्टेशन जाना था, स्टेशन चला गया, आपके उसके बीच का पोजीशन चेंज हो गया, और अगर कोऑर्डिनेट्स चेंज हो गए तो आप मोशन में आ गए। तो रेस्ट का क्या डेफिनेशन है? अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट if it does not changes its position with respect to an another object which is at rest with respect to earth। धरती के रेस्पेक्ट में जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है उसके रेस्पेक्ट में अगर आप नहीं, आपका पोजीशन चेंज कर रहा है ड्यू टू इन इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम भी वहां पे एक फैक्टर है, तब जाके आप क्या कहलाइएगा? रेस्ट पे कहलाइएगा। बात समझ में आ रही है? टेक्निकल बात बता रहे हैं, बहुत मैंने काफी टेक्निकल बात है। आप जो याद करके आए वो बकवास है, जो हम बता रहे हैं वो चीज को याद रखिए। व्हाट इज रेस्ट? अ बॉडी, लिखिए, अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट, अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट, अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ it does not changes its position, if it does not changes its position with respect to an another object या with respect to a surrounding, आप सराउंडिंग ही लिखिए, सराउंडिंग को हम डिफाइन कर देंगे, with respect to an another object या सराउंडिंग, a body is said to be at rest, a body is said to be at rest if it does not change its position, if it does not changes its position with respect to
इट्स सराउंडिंग। सराउंडिंग को कैसे डिफाइन करिएगा? एन ऑब्जेक्ट विच इज एट रेस्ट, एन ऑब्जेक्ट which is at rest with respect to earth. If a body is said to be at rest if it does not changes its position with respect to its surrounding, surrounding का मतलब है an object which is at rest with respect to earth in an interval of time इन इंटरवल ऑफ टाइम। लॉजिक क्लियर है कि एक बॉडी रेस्ट पर तब कहलाती है जब आपके ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट चेंज नहीं कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू एन अनदर ऑब्जेक्ट विच इज फिक्स्ड विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ। अर्थ के रेस्पेक्ट में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूवमेंट में नहीं है और उसके रेस्पेक्ट में आपका पोजीशन मूवमेंट में नहीं है, तभी आप क्या कहलाइएगा? रेस्ट पर कहलाइएगा। इस दीवार के रेस्पेक्ट में मैं तभी तक रेस्ट पर हूं जब मैं इससे मेरे और इस दीवार के बीच की दूरी नहीं बदल रही है। मैं अगर एक स्टेप इधर आ गया तो मेरी पोजीशन क्या हो गई? दीवार के रेस्पेक्ट में चेंज कर गई, तो मैं मोशन में हूं। पर किसके रेस्पेक्ट में? दीवार के रेस्पेक्ट में। लेकिन अगर मान लीजिए इसी चीज को हम लोग चाहें कि इस डेफिनेशन अगर फिक्स्ड ऑब्जेक्ट नहीं लेंगे तो क्या लफड़ा फंसेगा? मान लीजिए कि मैं और अश्मीत दो मोटर बाइक से साथ साथ चल रहे हैं। कई बार चलते हैं ना, दो लोग दोस्त, कॉलेज उलेज जाता रहता है तो ये भी बाइक से चल रहा, वो भी बाइक से, दोनों अगल बगल में, और बीच बीच में एगो फेंका उसको दे दिया, फिर ऊफू का आपको दे दिया। ऐसे कॉलेज में होता था, अभी पता नहीं आजकल तो स्कूल में भी सब होने लग गया है। नहीं, तुम तो करते थे ना, ये सेंट मेरी जाते तो करते थे ना? नहीं करते थे? तुमको तो हम देखे थे बेहुदा कि एकदम मारा, उसका धूप काठी दे दिया अपना दोस्त को, फिर वो धूप काठी मारा, फिर तुमको धूप काठी दिया। नहीं, याद नहीं है? हाथ भी नहीं लगा? अच्छा, सीधे मुंह से खींच ले रहे हो? वाह, तो सारा पैसिव एक्टिव स्मोकर रही है, पैसिव स्मोकर है। तुम धुआं पे को हम धुएं खींच लेंगे। वाह वाह वाह, अरे लड़का। तो मान लीजिए कि आप लोग दो लोग दोस्त एक साथ दोनों चल रहे हैं। अभी अगर दोनों लोग एक साथ चल रहे हैं तो अब दोनों के बीच का रिलेटिव मोशन क्या है? खत्म। भाई तुम दोनों का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा, लगातार दोनों एक ही स्पीड में मान लो चल रहे हो, दोनों का आपस में पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, और दोनों का अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रहा तो आपस में दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या हो गए? रेस्ट पर हो गए। इसीलिए मोशन और रेस्ट को डिफाइन हमेशा किसके रेस्पेक्ट में करना चाहिए? एक ऐसे ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में जो कि धरती के रेस्पेक्ट में क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए। या धरती के रेस्पेक्ट पर क्या रहना चाहिए? नहीं भी फिक्स हो तो रेस्ट पर रहे, जिसका पोजीशन आप चेंज नहीं कर सकते। तब जाके उसके रेस्पेक्ट में जो आप अपने आप को देखिएगा, आप कहिएगा भाई हम तो मोशन में हैं कि रेस्ट में नहीं है। क्योंकि मैंने एक एग्जांपल जो अभी दिया कि मानिए हेमा जी वहां बैठी हुई हैं, वो वहीं बैठी हैं, मैं अगर इधर शिफ्ट कर गया तो मेरे उनके बीच का पोजीशन क्या हो गया? चेंज कर गया। और मेरे उनके बीच का अगर पोजीशन चेंज कर गया तो वो नहीं भी हिली फिर भी मोशन में कहलाई। मैं इनके और इधर आ गया, वो नहीं भी हिली फिर भी वो मोशन में आया। क्यों? हमारे बीच का डिस्टेंस क्या हो गया? चेंज कर गया। तो मेरे रेस्पेक्ट में चेक करने से नहीं होगा, किसके रेस्पेक्ट में? अगर वो उस दीवार के रेस्पेक्ट में चेक कर रही हैं, दीवार के रेस्पेक्ट में अगर उनका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा, टाइम बढ़ता जा रहा है और उनका पोजीशन दीवार के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो क्या है? रेस्ट पर है। अगर दीवार के रेस्पेक्ट में उठी और आगे आ गई थी अभी थोड़ी देर पहले, तो अभी उनका पोजीशन चेंज कर गया दीवार के रेस्पेक्ट में, और दीवार फिक्स है धरती के रेस्पेक्ट में। इसीलिए तो रेस्ट और मोशन जो है ना, ये जो पर्टिकुलर रेस्ट बात हम कर रहे हैं, ये रिलेटिव टर्म होता है, ये एब्सोल्यूट टर्म होता ही नहीं, ये रिलेटिव टर्म है। जहां शब्द WRT लग गया, ये शब्द जहां लग जाए, कौन सा? WRT, विथ रेस्पेक्ट टू। विथ रेस्पेक्ट टू लगा मतलब ये रिलेटिव टर्म है। विथ रेस्पेक्ट टू लग गया मतलब ये क्या है? रिलेटिव टर्म है। बात समझ में आया? जी बोलिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। किसी तो कोऑर्डिनेट से मानिएगा अर्थे पर से ना गए होंगे कि अपने उड़ गए। अरे तो धरती के रिस्पेक्ट में ही ना आप चेक किए होंगे। आप जब सोचिए, सोच के देखिए। खैर बहुत अच्छा बात पूछे। क्या उसको बोलने से पहले एक कॉन्सेप्ट हम बता लेने दीजिए, उसके बाद एक तो कॉन्ट्राडिक्टरी है कि दुनिया में सच में कोई चीज रेस्ट पर है ही नहीं, क्योंकि हमारा धरती ही घूम रहा है। तो धरती चूंकि घूम रही है तो आप अगर रुके हुए भी हैं पर धरती घूम रही है तो आप रेस्ट पर तो हो ही नहीं सकते। तो आप एक्चुअली हर टाइम मोशन में हैं।
पर चूंकि धरती के रेस्पेक्ट में अपने आप को हम लोग चेक करते हैं, इसीलिए वर्ड वहां पे यूज किया है विथ रेस्पेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट विच इज विथ रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ। अर्थ के रेस्पेक्ट में अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो उसके रेस्पेक्ट में अगर आपका कोई बॉडी मोशन हो रहा है, इसीलिए। अब मान लीजिए जो उन्होंने कहा कि स्पेस में जब हम लोग फ्लाई करते हैं, या स्पेस में जब हम लोग उड़ जाते हैं, या स्पेस में जब कभी हम ट्रैवल करते हैं, तो उस केस में फिर क्या होता है? तो स्पेस में जब कभी भी आप ट्रैवल करते हैं, तो आपने अगर मार्स मिशन या मंगलयान कुछ ऐसा, अगर मिशन मंगल ऐसे कुछ पिक्चर अगर देखा होगा, तो जब कभी भी रॉकेट को यहां से भेजा जाता है तो ऑलवेज कंसिडरिंग द रिलेटिव मोशन, नॉट द एक्चुअल मोशन। इसको रोक के तब नहीं उसको कराते हैं, इसके रेस्पेक्ट में, तभी ना वो इलिप्टिकल पाथ ले रहा है, नहीं तो वो सीधा ही चला जाना था। व्हाई इट इज टेकिंग इलिप्टिकल पाथ? बिकॉज उसको आप इसके रेस्पेक्ट में चेक करते हैं और तब रिलेटिव वेलोसिटी निकाल के तब आप कैलकुलेशन करते हैं। तो उसके लिए तो पूरा एस्ट्रोफिजिक्स पढ़नी पड़ेगी कि भाई क्या कैलकुलेशन है। और बट जब कभी भी कोई मोशन स्पेस में भी लेते हैं तो उसमें भी आप वो सारे रिलेटिव मोशंस को कंसीडर करते हैं। अब चंद्रमा पर किसी चीज को लैंड करना है तो हम और आप काहे नहीं लैंड करा पा रहे हैं? उसके लिए एक अलग इसरो है जहां साइंटिस्ट लोग काहे बैठा हुआ है। भाई चांद भी मूव कर रहा है, आप भी मूव कर रहे हैं, और आपको यहां से किसी चीज को वहां पर पहुंचा देना है। इसके लिए कितना सोचिए, दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या वेलोसिटी देंगे, क्या एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा, कैसे जाके किस टाइम पर वो किस तरह से मूवमेंट करेगा कि एक टाइम पे जाके वो धरती मून के जो ग्रेविटेशनल पुल है उसमें आ जाएगा और धीरे धीरे करके हम उसको उतार लेंगे। तब नहीं, कठिन काम है। सारी कंट्री कहां कर पा रही है? गिनती के 5 कंट्री है पूरे विश्व में, जबकि कंट्रीज की संख्या 193 है। आउट ऑफ 193 5 कंट्रीज विच कैन डू दिस। नहीं 4-5 ही कंट्री है जो ये कार्यक्रम कर पा रहा है। भाई इतना आसान है तो सबे कर लेता। क्या है भाई, पैसा तो हर कंट्री के पास है, अपना रॉकेट लॉन्चर है, जैसे चुरचुरी ला के कर देता। नहीं कर सकता है क्योंकि ये कठिन काम है। खैर, तो ये रेस्पेक्ट के जो रेस्ट का डेफिनेशन है ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक चीज और लिख लिए वहां पे, रेस्ट लिख लिए ना। अब उसके बाद ये ध्यान भी रखिएगा, खाली लिखना नहीं, ध्यान भी रखिएगा। रेस्ट एंड मोशन। अच्छा पहले मोशन लिख लीजिए, फिर मोशन लिख लीजिए, उसके बाद फिर रेस्ट और मोशन दोनों का मिला के लिखेंगे। राइट, व्हाट इज मोशन? अ बॉडी is said to be in motion. A body is said to be in motion a body is said to be in motion if it changes its position with respect to an object in the surrounding। अब इस बार सराउंडिंग की डेफिनेशन नहीं लिख पा रहे हैं। सराउंडिंग मतलब अभी समझ में आ गया ना, विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग इन एन इंटरवल ऑफ टाइम, इन एन इंटरवल ऑफ टाइम। किसी भी टाइम इंटरवल में जब कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर ले विथ रेस्पेक्ट टू इज सराउंडिंग। व्हाट इज सराउंडिंग? एन ऑब्जेक्ट विच इज एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ, या ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं फिक्स्ड ऑब्जेक्ट। सराउंडिंग का क्या मतलब होता है, तो आप चाहेंगे तो उसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं फिक्स्ड ऑब्जेक्ट। सराउंडिंग का मतलब होता है फिक्स्ड ऑब्जेक्ट, और फिक्स्ड ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है? द ऑब्जेक्ट विच डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ। फिक्स्ड ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है? The object which is at rest with respect to earth। अर्थ के रेस्पेक्ट में अगर कोई चीज रुकी हुई है तो उसको आप फिक्स्ड ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, चाहे वो पेड़ हो कि पोल हो कि आदमी हो। अगर आदमी भी ऐसा है कि स्टैचू है, स्टैचू रहता है ना, रात भर ऐसे ही रह गया, अब रात भर ऐसे रह गया और तुम्हारा वो पोजीशन चेंज नहीं किया कार का, तो तुम भी फिक्स्ड ऑब्जेक्ट हो गए। अगर तुम मूवमेंट नहीं कर रहे हो तो तुम फिक्स्ड हो। तो फिक्स्ड ऑब्जेक्ट किसके रेस्पेक्ट में? धरती के रेस्पेक्ट में तुम्हारा मोशन नहीं होना चाहिए। पर ऐसा नहीं कि आज यहां खड़े हैं कल वहां खड़े। एक तो देखिए स्टैचू मैन है जमशेदपुर में, देखते नहीं है, कहीं ऐसे करके चश्मा लगा के बैग लेके खड़ा हो जाता है, देखिए नहीं, देखिए उसको ऐसे करके खड़ा हो जाएगा। अच्छा सच में उसके आंख के सामने ऐसे ऐसे कीजिए,
उसको कुछ उसका मूवमेंट नहीं होगा। एक तो चश्मा पहने रहता है तो पलक झपकाएगा भी तो पता नहीं चलता, चश्मा पहने रहता है और भी अरे तेज चला तो देख रहा है कि आपको 3-3 घंटा। कहीं मॉल जाइए, मॉल में भी ऐसे करके बैग लेके खड़ा रहेगा, अरे तो गुलाब लेके ऐसे खड़ा हो जाएगा। अब जाइए किसी को दे नहीं रहा है गुलाब लेकिन ऐसे कर खड़ा, आपको लगेगा सही में कहीं मूर्ति उड़ती है। और 3 घंटा बाद जब थोड़ा ऐसे कर खड़ा रहेगा उसके बाद ऐसे हिला ही चला, डर लग जाएगा। तेजस को एक बार ऐसे ही लेके गए, वो गुलाब दे दिया, वो बोला अरे तो रुका, स्टैच्यू था, हिल कैसे जा रहा है। तो वैसा कोई ऑब्जेक्ट जो कि रात में मानिए हिल ही नहीं रहा, अब दिन भर दिन रात तो हिल नहीं रहा है, फिक्स ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर? उसके नीचे नोट डाल के एक बात लिख लीजिए, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म। रेस्ट और मोशन क्या है? रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव मतलब रिश्तेदार नहीं, रिलेटिव मतलब विथ रेस्पेक्ट टू, विथ रेफरेंस टू, ऐसा। अगर मान लीजिए मुझे रिलेटिव समझाना हो कि कौन किसका, रिलेटिव शब्द का मतलब क्या होता है, रिलेटिव का क्या मतलब होता है, तो एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, इससे आपको ये रिलेटिव शब्द समझ में आ जाएगा। एक क्लास में 2 स्टूडेंट हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे से देखिए। एक क्लास में कितने स्टूडेंट हैं? 2 स्टूडेंट। एक का नाम है मान लीजिए स्नेहा और एक का नाम है सीसा। एक का नाम है सीसा। और इसी क्लास में 2 बच्चे और हैं, एक का नाम है अश्मीत और एक का नाम है, तुम अपने आप को क्या कंसीडर कर रहे हो यार, हम किसी और है बच्चे का नाम कर रहे हैं। और एक का नाम है मान लीजिए एक लड़का और ले लीजिए, अमन ले लीजिए, अच्छा आयान ही ले लीजिए। अब देखिए ध्यान से देखिए, बुरा नहीं, तुम लोग तो ज्यादा बुरा मानोगे। अभी हर एग्जाम में क्या होता था, हर एग्जाम में ये सीसा टॉप करती थी और स्नेहा जो है इसका नंबर कम आता था। हर एग्जाम में ऐसा होता था, मैंने सब चीज में। लेकिन एक बार क्या हुआ, स्नेहा का आ गया 98 और सीसा का आ गया 97। सीसा पूरा रोए जा रही है, रोए जा रही है, रोए जा रही है, माने धारा प्रवाह, एक आंख से गंगा एक आंख से यमुना, अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब पूरा उदास बैठी है, कोई पूछ रहा क्या हुआ भाई, क्या हुआ, क्या ऐसा हो, लोग सोच रहा कोई घर में मैंने कुछ की नहीं, क्या हुआ कि तो रोए जा रही है। तब पता चला अरे मैं 1 नंबर से मेरा मैंने ये हो गया, फेल हो गए हैं, 1 नंबर से हमारा टॉप पॉइंट छूट गया। वो पूरा रोए जा रही है। और उसी क्लास में 2 बच्चा और है, एक को आया है 44 और एक को आया है 43। अक्सर एग्जाम में आयान का ज्यादा आता था, लेकिन इस एग्जाम में अस्मित का कितना आ गया। ये घूम घूम मिठाई बांट रहा है पूरे क्लास में, सबको मिठाई दे रहा है, अरे भाई मिठाई खाओ मिठाई खाओ, मैं टॉप कर गया टॉप कर गया टॉप कर। पूरा लड़का भी सोच रहा है भाई कितना % ले आया, स्नेहा से भी ज्यादा ले आया ना क्या। तो ये अभी मार्क्स किसी को नहीं बता रहा, पर सबको मिठाई बांटा, भी लड्डू फड्डू नहीं, काजू बर्फी बंटवा रहा है। तो लोग इससे पूछा भाई क्या बात है, इतना खुश हो, क्या मिठाई बांट रहे हो। बोला मेरा आयान से 1 नंबर ज्यादा आया था। बोले आयान का कितना आया, बोले 43, तुम 44 पर। तो ये 44 पर क्या बांट रहा है, मिठाई बांट रहा है, और ये 97 पर क्या कर रही है। समझ में आ रहा है क्यों, कि इनका रेफरेंस कौन है, इसका रेफरेंस कौन है। तो देखिए रेफरेंस की बात है, रिलेटिव इसी को बोलते हैं कि तुम किससे कंपेयर कर रहे हो। ये 44 पर मिठाई बांट रहा है और 97 पर रोए जा रही है, जबकि सही बोला जाए तो दोनों क्लास के बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है और ये दोनों उससे भी ज्यादा ब्रिलियंट है। लेकिन इसका 97 आके भी ये दुखी है और ये 44 लाके भी खुश है। क्यों, क्योंकि इसका रेफरेंस जो है वो आयान है और इसका रेफरेंस जो है वो स्नेहा है। नहीं उसको रुलाए नहीं ना, ये मैं चाहता था कि ये रोए। क्लियर। अब ये एक एग्जाम्पल है, आप एक और एग्जाम्पल सुनिए। एक बार क्या हुआ, ये रिलेटिव वर्ड को बहुत अच्छे समझिए, क्योंकि अभी के बाद सारा चीज रिलेटिव ही है। आपको विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ, विथ रेस्पेक्ट टू कार, विथ रेस्पेक्ट टू घोड़ा, विथ सब, तो आपका रिलेटिव क्लियर रहना चाहिए कि भाई रिलेटिव क्या है।
तो एक बार क्या हुआ, अब देखे होंगे जनरली कहानी वानी में जब हम लोग पढ़ते हैं तरह कि एक धोबी था, और धोबी का एक गधा था, वो गधा के ऊपर सारा मोटरी कपड़ा का रख के धोबी घाट जा, ऐसे कहानी जनरली सुने हैं हम लोग। अब एक्चुअली कोई घोड़ा पर ही रख कर ले जा रहा है या गधा पर, ये तो कंफर्म नहीं है, पर ज्यादातर कहानियों में सुनते हैं कि एक धोबी था, उसका एक गधा था, गधा पर वो लोड देकर लेकर जाता है। तो एक बार वो ऐसे ही धोबी था, वो अपना गधा के ऊपर सारा कपड़ा तपड़ा लेके और यहां से वहां जा रहा था, धोबी घाट से अपना नदी को जा रहा था। तो एक दिन क्या हुआ, थोड़ा ज्यादा कपड़ा हो गया, तो थोड़ा ज्यादा कपड़ा हो गया तो वो दोनों कपड़ा उसके ऊपर रखा हुआ था। तो इसको बीच रास्ता में जाते जाते ना थोड़ा थक जाता है, तो रिटर्निंग जब आ रहा था तो कपड़ा भी भीगा हुआ था, तो ये थोड़ा थक गया। तो थका तो अपने भी उसके ऊपर क्या कर गया, चढ़ गया। किसके ऊपर चढ़ गया, गधा के ऊपर चढ़ गया। तो अपने भी उसके ऊपर चढ़ा, लेकिन अब जैसे थोड़ा सा ही गधा से आगे बढ़ाते, एक तो गधा धीरे चलने लगा बेचारा, तो इसको दया आया मन में, कह बेचारा इसी गधा पर हम सामान यहां से वहां ले जाते हैं, वहां से यहां ले आते हैं, अब बेचारा चल नहीं पा रहा है, एकदम दुखी हो गया मन से पूरा एकदम। तो ये क्या किया, वो दोनों मोटरी को उठा के कहां रख लिया, अपना माथा पे। अब बैठा कहां पर है, कहां बैठा है, गधा के ऊपर ही बैठा हुआ है कि इसको थोड़ा सा हल्का महसूस होगा। अब बताइए सच में गधा कौन था, वो धोबी की वो गधा। तो आप समझिए कि देखिए आदमी भी कई बार गधा कहला जाता है अगर उसका रेफरेंस ठीक से लिया जाए। तो ज्यादा बड़ा गधा कौन था, बाई प्रजाति गधा था, लेकिन बाई बुद्धि गधा तो धोबी था। तो रेफरेंस देखिए, रेफरेंस की बात है, एंड दैट इज ओनली कॉल्ड एज रिलेटिव। क्लियर। तो रिलेटिव शब्द बहुत जरूरी है, विथ रेस्पेक्ट टू लग जाए मतलब तुरंत गधा वाला एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, अपने आप को गधा मत बना दीजिएगा। एग्जाम्पल याद रखिए कि गधा वाला सर जो एग्जाम्पल दिए थे, या फिर ये वाला एग्जाम्पल तो तुमको याद ही रहेगा कि अस्मित तुम्हारा कितना नंबर आया था। तो ये रिलेटिव शब्द आपको याद रखना है, ठीक है। यहां तक रखते हैं, अगले क्लास में इसके आगे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जहां पर यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन या टाइप्स ऑफ मोशन, इसके बारे में पढ़ेंगे, और तमाम इसके बारे में टाइप्स वगैरह जो भी है उसको हम लोग पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड